चलो बच्चे, आगे देखते हैं जो अपना अगला कंसेप्ट है और वो है रेजिस्टेंस। बच्चे रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरी एक बात ध्यान से समझो। मान लो आपने हर्डल्स खेली होगी, जिसमें क्या होता है जो पर्सन होते हैं भागते हैं, फिर हर्डल आता है, फिर वो जंप करते हैं, फिर भागते हैं, फिर हर्डल आता है, फिर वो जंप करते हैं। अब जो वो हर्डल्स होते हैं बेसिकली वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, रोकती हैं रेसर को रेस करने से। रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही काम करती है। होता क्या है, जो हर एक कंडक्टर होता है ना, हर कंडक्टर की अपनी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब जो मैंने इंग्लिश में बोला उसको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है। जो रुकावट होती है वो कंडक्टर की खुद की होती है। कंडक्टर रुकावट पैदा करता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ना जा सके। ये जो रुकावट होती है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको बोला है कि V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से होता है, तो वहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्वल टू V अपॉन आई। अब अगर R इक्वल टू V अपॉन आई है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, जो चीज न्यूमरेटर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी और जो डिनोमिनेटर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो कहने का मतलब हो गया, अगर R इक्वल टू V अपॉन आई है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इतनी चीज समझ लगी होगी। जो एसआई यूनिट है बच्चे रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। ओम का सिंबल पता है कैसा होता है? अगर आप में से किसी बच्चे ने गोल्ड ऑफ वॉर खेली होगी तो बिल्कुल सेम वैसा ही सिंबल होता है, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा आपको। अब आगे देखते हैं। जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो इसमें होता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। इसका मतलब क्या है भाई, जितना लंबा होगा कंडक्टर, जितनी लंबी वायर होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर वायर छोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया क्या, 10 मीटर की अगर वायर लूंगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, 5 मीटर की वायर लूंगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला पॉइंट समझ लग गया होगा, पहला फैक्टर समझ लग गया होगा। दूसरा फैक्टर आता है अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप इस हिसाब से समझो कि जितनी वायर मोटी होगी, थिक होगी, उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। अब जब मैंने वायर को मोटी किया तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया की, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया के। तो अगर मैं इसको कंबाइंड वे में लिखूं तो इस कंबाइंड वे में लिखने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने साइन लगाया, इसको हटाने के लिए मेरे को इक्वल टू और कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो इस केस में एक जो कांस्टेंट लगेगा अपना, वो लगेगा रो, वेयर रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी। अब एक चीज मैं और बताता हूँ आपको। समटाइम्स क्या होता है, आप अलग अलग बुक्स फॉलो करते हो तो उसमें ना अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं। अब उस केस में क्या होता है, एक थर्ड पॉइंट हो सकता है आपको कहीं पढ़ने को मिले, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मान लो, चलो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या सिस्टम होगा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑब्स्टेकल होती है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं किसी चीज का, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मोशन में जो होते हैं, उस वो जो एनर्जी प्रोसेस करते हैं, कोई भी चीज अगर मोशन में है जो एनर्जी प्रोसेस करेगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब कि वो मूव कर सकती है बहुत तेज और बहुत ज्यादा, और अगर वो मूव कर सकती है तो इसमें ऑब्स्टेकल कहाँ आया, आया ही नहीं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम होगी, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर आप बना सकते हो, ठीक है, ओके। देखो बच्चे, आगे हमने क्या करना है, आगे हमने करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो ये जो है ये हमारी डेरिवेशन है बच्चे। डेरिवेशन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो। डेरिवेशन होता है, मान लो हम मैथ में फॉर्मूलाज करते हैं ना, कोई भी फॉर्मूला ले लो, वो फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ कैसे हुआ, उसको हमने क्रिएट कैसे किया, जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना उसको डेरिवेशन बोलते हैं।
अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज की डेरिवेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आओ आगे देखते हैं। ये जो है यहाँ पे, ये है आपका सर्किट मैंने बनाया हुआ है रेजिस्टेंस इन सीरीज का। ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का मतलब पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये लैंप वन है, ये लैंप टू है, ये लैंप थ्री है। ये जो तीन लैंप्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, सच दैट मान लो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसका ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। मतलब कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। जब भी कोई ऐसा सर्किट आता है तो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर पे आओ। जो करंट है बच्चे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। ये हमारी लगी हुई है मान लो बैटरी। ठीक है। यहाँ से करंट गया एमीटर में, एमीटर से गया ये सबसे पहले रजिस्टर R1 में। जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इसके बाद वाला टॉपिक है वो पैरेलल है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये सीरीज है। सीरीज में एमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब पता क्या है, बैटरी का देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल था इस साइड, और ये जो एमीटर है ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट होना है। अब मान लो तीन रजिस्टर दिए हुए हैं R1 R2 और R3 अपने को। ये जो R1 रजिस्टर है सबसे पहले करंट गया R1 के पास, फिर गया R2 के पास, फिर गया R3 के पास। ये जो अलग अलग रजिस्टर्स में करंट जा रहा है बच्चे, ठीक है। फॉर एग्जांपल R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। ठीक है। R3 के बाद ये जाएगा सीधा की में। अगर की क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब होता है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट है। याद रखने का तरीका बताता हूँ, C फॉर क्लोज, C फॉर कंप्लीट। अगर की ओपन है इसका मतलब जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। इतनी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब देखो सीरीज की चीज़ जो है वो आपको अंडरस्टैंड होगी होगी बच्चे, ठीक है। तीन चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कंसीडर कर लो एक सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3, जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3। मतलब कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, इसका हो गया V2 और इसका हो गया V3। तीनों को ऐड करके टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अपने पास वो आएगा V। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किया था ना हमने, क्या था V इक्वल्स टू आई आर, यही था। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट देखो कांस्टेंट रहता है इसमें, जो सीरीज होती है उसमें करंट जो सप्लाई है करंट की वो कांस्टेंट रहती है। तो V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। ठीक है। और जो कैपिटल V होगा, कैपिटल V मतलब टोटल, इधर लिख देते हैं टोटल, ये हो जाएगा IRS। RS स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है। नाउ जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 V2 एंड V3। कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी है ना इनको आप प्लेस कर दो नीचे इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। राइट हैंड साइड में से अगर आप I कॉमन ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ ध्यान से देखो, IRS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई और आई कट गया, तो जो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया सीरीज का वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो फॉर्मूला आया है बच्चे ये है फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब ना सीरीज का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, सीरीज सर्किट का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। वो क्या होता है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। मान लो अगर करंट, आप राइट हैंड साइड वाली फिगर देखो ग्रीन मार्कर के साथ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। करंट मान लो यहाँ से गया, यहाँ से गया लैंप वन के पास गया। कोई पंगा हुआ कि जो लैंप टू था वो फॉल्टी हो गया, मतलब कि वो ख़राब हो गया। अगर लैंप टू ख़राब हो गया इसका मतलब यहाँ से जो सर्किट था वो ब्रेक हो गया। जब सर्किट ब्रेक हो गया अब जो करंट है बच्चे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच नहीं सका बैटरी के, तो तीनों लैंप बंद हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ ड्यू टू एनी केस वन डिवाइस गोज आउट ऑफ ऑर्डर या ख़राब हो जाएगी तो पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा बच्चे। ये मेन ड्रॉबैक है सीरीज़ का। चलो बच्चे आगे देखते हैं हम।
अब जो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ किया है ना, उसका अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। उससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ ना वो है क्या। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 20 ओम। ये देखो, सबसे पहले ना हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस इन सीरीज हुआ कैसे। ये गया करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक ही रास्ता है करंट के पास, बीच में ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक ही रास्ता है करंट के पास, बीच में ये आ गया। अब जब रास्ते एक से ज़्यादा हुए ही नहीं, एक ही रास्ता है फॉलो करने के लिए करंट के पास, तो ये आ गए सीरीज़ में दोनों। क्या आ गए, सीरीज़ में। अब लेट कर लेते हैं हम कि R1 इक्वल्स टू 4 ओम और R2 इक्वल्स टू 20 ओम। आप कुछ भी लेट कर सकते हो बच्चे, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लेट किया वही लेट करना आपने। कहने का मतलब है R1 की जगह लैंप लिख लो, ठीक है, इधर लैंप दिया हुआ है, कंडक्टर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि ये सीरीज़ में है आपको पता है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हो जाएगा इनका R1 प्लस R2। ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 20 ओम। 4 + 20 हो गया 24 ओम। क्या हो गया, 24 ओम। ठीक है, 24 ओम। ये जो आ गया, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इन दोनों की होगी। आगे उसने बोला है कि जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V क्या दिया हुआ है आपको, 6 वोल्ट। कैलकुलेट करना था द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आ गई अपनी टोटल रेजिस्टेंस, पहली चीज़ तो होगी। ठीक है, आगे वो बोल रहा है द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। द करंट थ्रू द सर्किट का मतलब है जब आपको टोटल रेजिस्टेंस आर एस उसने दी हुई है, वी आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों से ना करंट जो निकलेगा वो होगा करंट थ्रू द सर्किट। इतनी चीज़ का ध्यान रखना, जो थर्ड पार्ट है वो अलग है, वो मैं बताता हूँ कैसे होना है। ओके, अब जो करंट V इक्वल्स टू आई आर होता है अपना ओम्स लॉ के हिसाब से, तो आई हो जाएगा V अपॉन आर। V क्या है 6, R क्या है 24, ये हो गया 6 4 = 24, 1/4 आ गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। एम्पियर क्यों है, क्योंकि करंट की ऐसे यूनिट एम्पियर ही होती है, ये तो पता ही है ना आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। करंट हो गया 0.25 एम्पियर, अपना बी पार्ट भी सोल्व हो गया। सी पार्ट में वो कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताओ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आपने यूज़ करना अभी के लिए। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है कि थर्ड पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, इसका मतलब ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग से निकालना और इसका अलग से निकालना आपने। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आपको दिया हुआ है ना, ये नहीं यूज़ करना आपने। आपने क्या करना है, देखो, फॉर इलेक्ट्रिक लैंप, फॉर इलेक्ट्रिक लैंप, अच्छा इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। V इक्वल्स टू आई आर होता है अपने पास, आई हो गया 0.25 और ये हो गया 20। ये हो जाएगा 20 × 25/100, 25 4 ज़ा 4 5 ज़ा, ये आ गया 5 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक वोल्ट का सॉरी इलेक्ट्रिक लैंप की जो पोटेंशियल डिफरेंस आई है वो आई है 5 वोल्ट। लाइक वाइज फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए निकाल लेते हैं हम। करंट आई मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। ये हो जाएगा 25/100 इंटू 4। 25 4 ज़ा 100 होता है, 4 4 कट गया, ये आ गया 1 वोल्ट। देखो 5 वोल्ट ले रहा है इलेक्ट्रिक लैंप और 1 वोल्ट ले रहा है कंडक्टर। ठीक है, तीनों पार्ट खत्म। आगे देखेंगे बच्चे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, सारा कुछ वही है। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से करंट गया गया गया, इस पॉइंट पे आके एक्स पॉइंट पे आके यार करंट कहता है कि यार मेरे पास जाने के लिए तो एक से ज़्यादा रास्ते हैं। अब देखो जब भी आपने फिगर आउट करना ना कि कौन सा रेजिस्टर या कौन सा कंडक्टर पैरेलल में है, तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो कंडक्टर, ठीक है, जो अटैच्ड होगा इस वे में कि जो करंट है उसके पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं उस तक पहुंचने के लिए, तो वो पैरेलल में हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट एक्स से जो करंट आए जा रहा है वो डिवाइड हो गया 3 रजिस्टर्स में, R1 R2 और R3 में। मान लो R1 के पास गया I1 करंट, R2 के पास गया I2 करंट और R3 के पास गया I3 करंट।
अब जब तीन अलग अलग रेजिस्टर्स थे, तीन अलग अलग करंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से आपको पता लग गया कि ये पैरेलल में है सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूमेरिकल में यूज़ होनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एज यूजुअल पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब आपको पता लग गया होगा कि मैं बार बार जो वर्ड यूज़ कर रहा था पैरेलल पैरेलल, उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि जब भी करंट के पास जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हों तो वो पैरेलल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से करंट गया, ये एमीटर पे पहुंचा, ये की एज यूजुअल हमने जो भी था वो डिस्कस कर लिया। अब राइट हैंड साइड वाली अगर आप फिगर देखो, इसमें बल्ब B1 है, बल्ब B2 है, बल्ब B3 है और बल्ब B4 है। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बल्ब B1, ये जो B1 पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया है, इस पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो ये यहाँ फिर दो रास्ते हैं, या तो ये सीधा जाएगा या यहाँ जाएगा। इस पॉइंट पे फिर सीधा जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से एक ही रास्ता है B4 के लिए। जब रास्ते डिवाइड हो गए, ठीक है, मैं और क्लियर करके बताता हूँ, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस की बात अगर होगी, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बल्ब है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। लाइकवाइज ये बल्ब भी पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी और ये भी, मतलब चारों बल्ब जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्ट करने का जो रीज़न है ना, बहुत ज़्यादा सॉलिड है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे घरों में जितनी भी सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी पैरेलल सर्किट में है। पैरेलल सर्किट का मतलब पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कोई प्रॉब्लम आई और जो R1 रजिस्टर है ना ये ख़राब हो गया, लेकिन ये जो R2 है इसने कहा ना मेरे को तो करंट की सप्लाई मिल ही रही है, मैं तो अपना I2 करंट उठा ही रहा हूँ बैटरी से, मेरे को क्या दिक्कत है अगर R1 ख़राब हो गया, तो उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर R2 को R1 से कोई लेना देना नहीं है, लाइकवाइज R2 को R3 से भी कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि ये जो सर्किट ये होता है पैरेलल, इसमें जो कंडक्टर्स या रजिस्टर्स लगते हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से अगर आपके घर में कोई पंखा वगैरह ख़राब होता है, ट्यूबलाइट वगैरह ख़राब होती है, तो बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं ना वैसे ही। ठीक है, चलो आओ, समझ लगी होगी पैरेलल का मेन कंसेप्ट क्या है। अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। कंसीडर कर लो एक सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, जो शो किया हुआ है मैंने लेफ्ट फिगर से। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी यहाँ सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ पैरेलल आएगा, कॉपी पेस्ट किया था वहाँ से इसलिए। हैविंग करंट I1, I2, I3, करंट को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अब अपने को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को जो करंट आए है जो डिवाइड हो रहा है I1, I2 और I3 में, उसको यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट कर लो बच्चे, I1 हो जाएगा V/R1 इस फॉर्मूले से। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो I इक्वल टू V/R, तो I1 को V/R1 भी लिख सकते हो, I2 को V/R2 भी लिख सकते हो, और I3 को V/R3 भी लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो। और जो कैपिटल I होगा वो हो जाएगा V/RP। कैपिटल I ये जो होगा टोटल करंट, क्या होगा, टोटल करंट। अब आगे देखो, I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यूज प्लेस कर दो, V/RP इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब होगा क्या, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो इससे V कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये किसके इक्वल है, V/RP के इक्वल है। अब ये V और ये V कट गया, इसका मतलब ये आ गया, जो फाइनल फॉर्मूला आ गया आपके पास वो आ गया 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आगे का काम जो है बच्चे वो आगे करेंगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल दोनों समझा दिए। ओके।